हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने चैप्टर लेके आया हूँ गति। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि कौन सी वस्तु किस तरह से गति कर रही है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं या इस दुनिया में, पूरी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, उनकी केवल और केवल दो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, दो ही अवस्थाओं में वस्तुएं रहती हैं, या तो वो विराम की अवस्था में रहेगी, यानी या तो वो रुकी हुई रहेगी या फिर वो गति कर रही होगी। हम दुनिया में हम अपने डेली यूज़ में जितनी भी चीज़ों को देखते हैं तो वो उसमें हमेशा केवल दो कंडीशंस होती हैं, दो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, या वो वस्तु रुकी हुई दिखाई देगी हमें, या फिर वो गति करती हुई दिखाई देगी। तो इसी वजह से हमने इसको लिखा हुआ है, इस गति को दो हिस्सों में डिवाइड किया है कि किसी की अवस्था को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक अवस्था है हमारी भौतिक अवस्था को हम दो अवस्था में डिवाइड करते हैं, एक विश्रामावस्था यानी कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था है, और दूसरी अवस्था है गति की अवस्था यानी वो चल रही है। अब कोई भी वस्तु अगर गति करती है, अब गति कैसे हम कहते हैं, यानी किसी वस्तु का टहलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, पंखे का घूमना, गेंद का फेंकना, साइकिल का चलना, बाइक का चलना, सब ये सब क्या है, गति की अवस्था में आता है। ठीक है, बट गति की अवस्था में आने के कई कारण हैं। अब उसमें वस्तुएं जो हैं एक समान गति भी करती हैं और असमान गति भी करती हैं। ठीक है, एक समान गति क्या होती है स्टूडेंट्स, कि यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करे तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। उसी तरह से असमान गति किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे, कि जैसे हमने कहा पहले सेकंड में वो 10 मीटर दूरी तय कर रही है, तो पहले 2 सेकंड में वो 10 मीटर दूरी तय कर रही है, तो अगले 2 सेकंड में वो 10 मीटर की बजाय 15 मीटर दूरी तय करे, तो उस तरह की गति को हम क्या कहते हैं, असमान गति। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है, जैसे हम बात करते हैं एक पंखे की गति जो होती है, वो कैसी गति होती है, एक समान गति होती है, कि वहाँ फैन जो है कंटिन्यूस एक ही स्पीड से लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो उस तरह की गति को हम क्या कहते हैं, एक समान गति। पंखे की गति हो गई, अगर हम किसी की बात करें, कोई मोटर चल रही है तो मोटर की गति भी जो है वो लगातार एक समान गति है। ठीक है, जो हमारे घरों में मोटर लगा होता है उसकी गति जो होती है वो भी कैसी गति है, एक समान गति है। अब अगर हम असमान गति की बात करें तो असमान गति से कौन चलता है, जैसे कोई पर्सन चलता है, कभी वो धीरे चलता है, कभी तेज़ चलता है। ठीक है, कोई बाइक चलती है, कभी धीरे कोई व्यक्ति चलाता है तो कभी उसको तेज़ चलाता है, कोई साइकिल चल रही होती है। तो ये सारी गतियाँ कैसी हैं, असमान गति हैं। तो असमान गतियाँ भी जो होती हैं तो उसके भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे एक प्रकार है त्वरण गति और दूसरी मंदन गति। तो असमान गति में दो प्रकार हमने इसको क्यों डिवाइड किए हैं, क्योंकि एक असमान गति वो होती है जब किसी व्यक्ति की गति लगातार बढ़ रही हो। क्या कह रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, कि जब किसी व्यक्ति की गति लगातार बढ़ रही है तो उसकी गति को हम कहते हैं त्वरण गति। ठीक है, त्वरण गति यानी उसकी गति में त्वरण हो रहा है, यानी उसकी गति एक्सेलरेट हो रही है। जैसे हमने बाइक में हमने देखा है कि उसमें एक एक्सेलरेटर होता है जो क्या करता है, बाइक की गति को यानी उसके मोशन को इंक्रीज़ करता है, स्पीड को बढ़ाता है। तो इसी वजह से हमने उसको क्या रखा, एक्सेलरेशन, यानी त्वरण गति कहते हैं हम इसको। दूसरी है मंदन गति यानी रिटार्डेशन, जब हम बाइक के एक्सीलेटर को छोड़ते हैं यानी रिटार्ड होते हैं, यानी कुछ कमी होती है उसमें। ठीक है, और इस वजह से हमने उसको नाम रखा है मंदन गति। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आते हैं, अब त्वरण गति भी जो होती है वो दो तरह की होती है, समान त्वरण गति और असमान त्वरण गति। यानी जब हम समान समय में समान गति से वृद्धि हो रही हो तो उसको हम कहते हैं समान त्वरणीय गति, और अगर समान समय में असमान गति से वृद्धि हो रही हो तो उसको हम कहते हैं असमान त्वरणीय गति। मंदन गति में भी वैसे ही, अगर समान समय में समान गति उसकी कम हो रही है तो उसे हम कहते हैं समान मंदन गति, और समान समय में असमान गति से कमी हो रही है तो उसे हम कहते हैं असमान मंदन गति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगर किसी वस्तु में असमान गति हो रही है, ठीक है, यानी अगर वो किसी त्वरण के अंतर्गत गति कर रहा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि त्वरण और मंदन दोनों को ही हम सिंबल ए से प्रदर्शित करते हैं। अभी सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सबके डेफिनेशन के बारे में हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, त्वरण और मंदन दोनों को ही हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और दोनों के लिए हमारे पास
डिफरेंस क्या होता है कि त्वरण क्या होता है, किसी व्यक्ति की यानी किसी वस्तु की गति को बढ़ाता है, और मंदन क्या होता है, किसी वस्तु की गति को कम करता है। ठीक है, लेकिन काम दोनों ही गति में परिवर्तन का करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जब किसी भी वस्तु में गति में परिवर्तन होता है तो उसमें हम गति के समीकरण लेते हैं और गति के समीकरण का यूज़ करते हैं। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये 3 समीकरण हैं जिनका हम यूज़ करेंगे, और उसको कैसे प्रूव करते हैं उसका डेरिवेशन भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम एक एक पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जब उसकी डेफिनेशंस भी लिखी हुई है कि विश्रामावस्था क्या होती है, कि कोई वस्तु विराम में तब कहलाएगी जब वो हमेशा एक जगह पे रुकी हुई हो, यानी अगर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे कि वो विरामावस्था में है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर हम कहें कि कोई वस्तु कहीं पर रखी हुई है तो किस अवस्था में, विरामावस्था में, और विरामावस्था में किसी वस्तु का वेग शून्य होता है। ठीक है, गति की अवस्था, जो गति की अवस्था क्या होती है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो उसी कारण हम क्या कहते हैं, उसे गति की अवस्था में कहते हैं। अब गति की अवस्था के बहुत सारे रूप हैं, जैसे मैंने बताया था, साइकिल का चलना, घूर्णन गति, बैडमिंटन से खेलना किसी का, कंपनी गति हो गई। ठीक है, तो ये सारी गतियाँ किस तरह से हैं, गति की अवस्था के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तब यहाँ पे हम इसके बाद इसके बाद जो डिस्कस करेंगे कुछ राशियों के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो कुछ राशियाँ क्या होती हैं, जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ, जैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी राशियाँ जिन्हें किसी और से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी राशियाँ जिन्हें किसी और से प्राप्त नहीं किया जा सकता उन्हें मूल राशियाँ कहती हैं। मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, अदिश राशि या मूल राशियाँ कितनी होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस या केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मात्रक स्टूडेंट्स मोल होता है। ठीक है, तो ये 7 मूल राशियाँ होती हैं। अब इन मूल राशियों की सहायता से जितनी भी राशियाँ प्राप्त की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मूल राशियों की सहायता से जितनी भी राशियाँ प्राप्त की जाती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, और वो बहुत प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम कोई काउंटिंग नहीं कर सकते कि इतनी ही होती हैं, फिक्स नहीं है, बहुत सारी हैं, अनगिनत हैं। ठीक है, उनकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, त्वरण जितनी भी राशियाँ फॉर्मूले से प्राप्त की जाती हैं किसी फॉर्मूले की मदद से, वो सारी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ हम किसे कहते हैं। तो अदिश राशियाँ हम किसे कहते हैं, वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे कि चाल और दूरी। ठीक है, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे कि वेग और विस्थापन। तो अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि ये परिमाण क्या है और दिशा क्या है। ठीक है, तो दिशा के बारे में तो सबने सुना भी होगा, यानी डायरेक्शन, लेकिन ये परिमाण क्या है, ये नया वर्ड कहाँ से आ गया। ठीक है, तो परिमाण क्या होता है, किसी भी वैल्यू, किसी भी चीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हम किसी भी दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे हम चीनी खरीदने गए और वहाँ पे हमने उससे मांगा कि क्या चाहिए, चीनी चाहिए, कितनी चाहिए। तो अगर हमने कहा उससे हमें 2 किलो चीनी चाहिए, तो यहाँ पे ये 2 किलो क्या है, वहाँ पे उसके परिमाण को दिखा रहा है। ठीक है, तो परिमाण क्या होता है, किसी भी राशि के संख्यात्मक मान को हम परिमाण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी राशि के संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं। और दिशा क्या होती है, यानी जब कोई वस्तु किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी किसी फिक्स लाइन में, पाथ में चलती है तो उसे हम दिशा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने कहा कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया,
तो 2 किलोमीटर क्या हो गया, यहाँ पे परिमाण हो गया, पूरब दिशा हो गई, उस पूरब में जा रहा है तो वो उसकी दिशा हो गई। ठीक है, तो अदिश राशियाँ और सदिश राशियों में यही अंतर है कि जिस अदिश राशियाँ क्या होती है जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, और सदिश राशियाँ क्या होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं इसके बेस पे कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं और समझते हैं उसके बारे में। पहला पॉइंट्स है हमारे पास कि दूरी क्या हो, दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी से प्रदर्शित करते हैं, यानी दूरी कहते हैं। दूरी क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है, दूरी क्या है, अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। विस्थापन क्या होता है, यानी किसी भी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कैसी राशि है, एक सदिश राशि है और इसका भी मात्रक मीटर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दूरी और विस्थापन, तो विस्थापन और दूरी में, अब दोनों में मैंने एक चीज़ बात की, तो दूरी के बारे में क्या बताया कि किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। जैसे हमने कहा एक व्यक्ति 5 किलोमीटर इधर गया, फिर ऊपर गया 5 किलोमीटर, फिर इधर गया 5 किलोमीटर। ठीक है, सभी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो दूरी क्या होती है स्टूडेंट्स, किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर इस दिशा में गया, देन 5 किलोमीटर ऊपर गया, ठीक है, देन 5 किलोमीटर इधर गया। ठीक है, सभी के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो उसने कितनी दूरी तय की, तो दूरी उसके द्वारा कितनी होगी कि सभी 5, ये जितनी भी तय करेगा मार्ग की लंबाई को, 5 + 5 + 5 यानी टोटल कितनी दूरी हो गई, 15 किलोमीटर। ठीक है, और लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को, तो न्यूनतम दूरी कौन सी होगी, ये वाली, और ये आंसर क्या हो जाएगा, जितना ये है यानी 5 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।